हेलो गाइस, मैं आनंदी कुमारी अपने चैनल बीपीएससी माइंडसेट के साथ आपका चैनल में स्वागत करती हूं। और आज का टॉपिक मौर्य वंश का ही है, लेकिन उसके आगे के हम बारे में जानेंगे और ये भाग 2 होगा। और कल फिर हम भाग 3 में देखेंगे कि मौर्य वंश अपने अपना विस्तार कहाँ किया, उसे हम मानचित्र विधि द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आज के इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मतलब हम सबको बताए थे कि मौर्य वंश कहाँ कहाँ स्थापना की। मतलब उस दिन वाला जो वीडियो था, जो आपको हम पहले बता चुके हैं, वो सामान्य परिचय थी। लेकिन अब हम इसके बारे में जो जानेंगे वो ये होगा कि मौर्य वंश अपनी प्रशासन व्यवस्था, अपनी सामाजिक व्यवस्था, सैन्य विभाग, गुप्तचर इत्यादि ये सब चीजों की कैसे ये व्यवस्था किए हुए थे, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। अब चलते हैं कि प्रशासन व्यवस्था। आज हम जानते हैं कि एक घर को भी चलाने के लिए मतलब कि एक घर में बहुत ही नियम बनाए हुए होते हैं कि हर लोगों को कोई मतलब जो जो घर में लोग हैं उसे मतलब कई काम करने होंगे, उन्हें कई भागों में बांटा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार मतलब प्राचीन से ही हम कह सकते हैं कि जो ये आज की परंपरा है, जो देश चलाने की परंपरा या घर चलाने की परंपरा, ये प्राचीन काल का ही हम आज मतलब उपयोग करते हैं। जिसे कि हम देखते हैं कि प्रशासन व्यवस्था जो कि मौर्य वंश की बहुत ही चौड़ी विस्तार थी, लंबी विस्तार थी, जिसके वजह से ये अपने अन्य क्षेत्रों में मतलब जितने क्षेत्र थे वहाँ अलग अलग व्यवस्था से इन्होंने शासन किया। और यदि हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश की शासन व्यवस्था मजबूत थी, तो क्योंकि ये मौर्य वंश मतलब जहाँ शासन किए वहाँ ये अपनी शासन व्यवस्था को पूर्णतः ईमानदारी पूर्वक निभाया। लेकिन यदि कहा जाता है कि सम्राट अशोक सम्राट तो बन गए, लेकिन समुद्रगुप्त मौर्य वंश के तरह गुप्त काल के समुद्रगुप्त विस्तारित अपने क्षेत्र को क्यों नहीं कर सके, क्योंकि मतलब उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं क्योंकि वो जिस क्षेत्र पर अपना शासन करते थे वो वहीं के राजा को सौंप देते और केवल उनको वहाँ की कर या मतलब वहाँ के क्षेत्रों से उन्हें जो ये थी, हम कह सकते हैं वहां से केवल धन प्राप्त करने से ही मतलब था, जिसके कारण वो मौर्य वंश के तरह गुप्त वंश मतलब गुप्त काल ज्यादा विकास नहीं कर पाए। अब हम आते हैं कि प्रशासन व्यवस्था देखेंगे मौर्य वंश की। हर वंश मतलब सभी वंश में अपनी अपनी व्यवस्था होती है, उसी प्रकार प्रशासन व्यवस्था मौर्य वंश में भी थी। जिस प्रकार आज हमारे देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अनेक मंत्री परिषद कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार पहले भी मौर्य मतलब इनके शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पद होता था वो राजा का होता था। और राजाओं के मतलब राजा सभी मंत्रियों में प्रमुख माने जाते थे और आखिरी फैसला इन्हीं का होता था। जो मंत्री होते थे उन्हें मतलब मौर्य वंश में अमात्य कहा जाता था। और अमात्य मतलब ये हम कह सकते हैं कि अमात्य के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे ये मतलब कार्यवाहक थे जो कि कार्य करते थे। जैसे हम कह सकते हैं कि समहर्ता, सन्निधाता और शीताध्यक्ष। समहर्ता जो कि कर वसूलने का कार्य करते थे, सन्निधाता जो कि ये सामान्य व्यक्तियों से कर वसूलने का कार्य करते थे। ये उस कर को किस रूप में मतलब व्यवस्थित करना है और कहाँ प्रयोग करना है उसे देखते थे, जिसे सन्निधाता कहा जाता। और शीताध्यक्ष जो कि किसानों पर प्रत्यक्ष कर लगते थे, उन्हें शीताध्यक्ष कहा जाता है। और शीताध्यक्ष से ये भी पूछा जाता है कि शीताध्यक्ष क्या है, तो शीताध्यक्ष एक सरकारी जमीन या ये भी कहा जाता है कि ये गरीबों की जमीन है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। मतलब अनेक थे, लेकिन हम आपको कोई मतलब प्रमुख टॉपिक बता रहे हैं जिसके वजह से ये हमको 3 जिससे कि क्वेश्चन आते हैं, हम आपको उसी के बारे में बताएं। अब देखते हैं कि इतने बड़े प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए इसे मतलब सैन्य व्यवस्था तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि राजा या उनके मंत्री कहाँ तक अपनी शासन स्थापना कर सकेंगे, जिसकी वजह से सैन्य विभाग की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश
इतने बड़े क्षेत्र पर अपना विकास कर पाया था, तो हम कह सकते हैं कि वो सैन्य विभाग के आधार पर ही, क्योंकि इनकी जो सैन्य विभाग की शक्ति थी बहुत ही मजबूत थी और ये अपने सैन्य विभाग को बहुत मतलब अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किए हुए थे, जिसके कारण ये अनेक क्षेत्रों पर विजयी हुए। और कह सकते हैं कि मतलब मौर्य वंश के अंतिम शासनकाल में पतन का कारण सैन्य विभाग ही था, क्योंकि जब अशोक भस्म नीति को छोड़कर धम्म नीति अपना लिए तो वे सैनिक को तो नहीं छोड़े, जिसके कारण उन्हें उतने बड़े सैनिक विभाग को अपने मतलब अपने महलों में रहकर उन्हें सारी वो जरूरत की चीजें देना, जिसके कारण उनकी खजाने की वस्तुएं मतलब खत्म हो गई और इन्हें पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। जब ये धर्म नीति को अपना लिए थे तो इन्हें सैन्य विभाग को आजाद कर देना चाहिए था, लेकिन अशोक ने वैसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से एक मौर्य वंश के पतन का कारण इन्हें हम कह सकते हैं। इनके यदि देखें तो इनके विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता, तो सेनापति। ये मतलब सैन्य विभाग के कितने प्रकार के थे, तो उस समय सैन्य विभाग 4 प्रकार के थे। एक पैदल सेना थी जिसके पास हथियार लैस होते थे, ये एक घुड़सवार भी थी जो कि मतलब दूर दराज में यदि युद्ध करना होता तो घुड़सवारी से होती या हाथी से, और एक रथ होता था जहाँ राजा या मंत्रियों को जाना होता था, मतलब जो जहाँ युद्ध बहुत ही ज्यादा खिंच गई हो और जो संघर्ष वाली हो रही हो, तो वहाँ राजा रथ से ही जाते, जिसके कारण ये भी एक सैन्य विभाग की बहुत ही मुख्य विभाग थी, जो कि रथ, जिससे राजा बहुत दूर दूर तक अपनी सैनिकों के साथ जाते और युद्धों में विजयी होकर वापस लौटते। देखिए कि इतने बड़े क्षेत्र जब इन्होंने विजय प्राप्त की तो उतने बड़े क्षेत्रों को इनको अकेले संभालना तो बहुत ही मुश्किल काम था, जिसके कारण ये इन्हें 5 भागों में विभाजित किया, जिसे कहा जा जिसे जो 5 विभाग थे वो थे उत्तरापंथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये उत्तरी क्षेत्र है। दक्षिणापंथ ये दक्षिणी क्षेत्र है जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। तीसरा जो कि पूर्वी, इसे हम पूर्वी या प्रसी भी कहते हैं, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसका मतलब कह सकते हैं कि मौर्य वंश की उद्गम स्थल कौन सी थी, तो पाटलिपुत्र। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और अवंती जहां अशोक सब पहले राज्यपाल रह चुके थे। कलिंग जिसकी राजधानी तोसली, और कलिंग जो कि अशोक द्वारा विजय किए हुए क्षेत्र था, जिसके बाद ये धम्म नीति को मतलब इस युद्ध के बाद ही उन्होंने धम्म नीति को अपना लिया। यदि देखें तो इतने बड़े क्षेत्रों पर ये अपने मतलब मुख्य जो इनके विश्वास में या जो इनके पुत्र या प्रमुख जिस पर इनको ज्यादा विश्वास था, उन्हें इन क्षेत्रों के को दिया और अपना विकसित क्षेत्र को विकसित किए इन्होंने। अब देखें कि ये मतलब ये हर जगह ये तो उपस्थित नहीं हो सकते थे, जिसके कारण ये अपने राज दरबार में गुप्तचर भी रखते थे, जिसे अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा गुण प्रमुख भी इन्हें कहा गया है। किन्हें, तो गुप्तचर को, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इनके मंत्री परिषद या उनकी सभा के बहुत ही प्रमुख व्यक्ति होते थे, क्योंकि जब ये मतलब अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग लोग होते थे, जहाँ राजा अपने मतलब राजा के बारे में लोग क्या सोचते हैं, राजा के मतलब कहाँ सही तरीका से शासन व्यवस्था चल रहा है, या मतलब कहीं युद्ध की तो नीति नहीं अपनाई जा रही है, कहीं राजा को मारने की, तो जिसका कार्य ये गुप्तचर अपना उधर से पता लगाकर आते और राजा को ज्ञात कराते कि यहाँ ये सब मतलब गुप्तचर का यही काम था कि कहीं
कहीं यदि कुछ गलत हो रहा है तो बिना किसी को बताए आकर डायरेक्ट राजा को बताते थे, जिसके कारण ही कह सकते हैं कि गुप्तचर मौर्य वंश में बहुत ही प्रमुख मतलब सभा की एक व्यक्ति थे। अब देखते हैं कि इनके मतलब ये तो हम कह सकते हैं कि कौटिल्य के अनुसार ही इसकी प्रशासन व्यवस्था ऐसी थी, जबकि मेगास्थनीज जो कि इनके राज दरबार में आए हुए थे, जो कि यूनान से थे, मेगास्थनीज जो कि यूनान से थे और किसके तो इंडिका के लेखक, इंडिका के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ 6 समितियाँ होती थी, यहाँ 6 समितियाँ होती थी और वो 6 समितियाँ, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, 5 सदस्य होते थे, जिसके कारण यदि हम करें तो 30 कुल सदस्य होंगे और 30 सदस्यों को एक मंत्री परिषद मतलब सबसे छोटे परिषद को में 30 सदस्य होते थे, जो कि एक नगर को चलाने के लिए इतने व्यक्ति की जरूरत होती है। ये किसके द्वारा बताया गया, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा बताया गया। और ये जो मतलब हमने बताया ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा बताया गया है। अब देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था इनकी क्या थी। तो सामाजिक व्यवस्था इनकी यही थी, ये मतलब सामाजिक व्यवस्था में बहुत ही कह सकते हैं कि उत्कृष्टता प्राप्त की थी, क्योंकि कौटिल्य द्वारा कहा जाता है कि समाज व्यवस्था भी इन्होंने 4 वर्गों में विभाजित था, जबकि मेगास्थनीज द्वारा 7 वर्गों में, जो कि बहुत ही बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि मेगास्थनीज द्वारा मौर्य वंश में कितने कुल थे, तो 7 कुल या 7 वर्ग थे, क्योंकि ये कर्म के आधार पर मतलब जिसके जिसके जो कार्य होते थे उसके आधार पर इन्होंने जाति का विभाजन किया, जबकि कौटिल्य जो परंपरागत तरीके से चलते आ रही थी उसी पर उन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया। यदि देखें कि मेगास्थनीज के द्वारा वो 7 कौन कौन से विभाजित जाति वर्ग थे, तो ये थे किसान, दार्शनिक, कारीगर, सभासद, अहीर, किसान शायद मैंने 2 बार लिखा है, किसान नहीं, किसान, दार्शनिक, कारीगर, सभासद, अहीर, निरीक्षक और एक सैनिक, एक और जो थे वो सैनिक। इन 7 वर्गों को हम मतलब आधार पर इन्होंने मौर्य वंश का विस्तार बताया, जबकि कौटिल्य द्वारा 4 वर्गों पर। यदि हम देखें तो मेगास्थनीज द्वारा महिलाओं को कहा गया कि महिलाएं इनमें इनके मेगास्थनीज के शासन के द्वारा बताया गया कि महिलाओं को और मतलब कालों के अपेक्षा इसमें कुछ अच्छी व्यवस्था मिली, जबकि कौटिल्य भी इस बात से वो मत रखते हैं कि हाँ इस मतलब मौर्य वंश में महिलाओं को पहले के अपेक्षा इसमें कुछ ज्यादा ही अच्छी व्यवस्था मिली, लेकिन इस मौर्य वंश में ही वेश्यावृत्ति प्रचलित थी, जिसके कारण अभी भी महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, पहले की अपेक्षा थोड़ी अच्छी थी। अब हम बताते हैं कि महिलाएं की तो बात हो गई, तो अब देखते हैं कि किसान की स्थिति भी मतलब इस समय किसान तो अर्थव्यवस्था में हम उनके बारे में जानेंगे। देखिए अर्थव्यवस्था में हमको आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था इनकी मतलब जो प्रमुख आधार था इनके यहाँ, तो वो कृषि ही था। कृषि व्यवस्था ही इनकी मुख्य आधार था, जिसके वजह से इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्रों पर कह सकते हैं कि अपना अधिकार किया, क्योंकि इस समय ये क्या नहर, तालाब इत्यादि नदियों का भी उपयोग करते और कई जगहों पर कृषि के लिए कुएं का भी व्यवस्था किए इन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं कि कृषि से ये 1/6 से लेकर 1/4 तक कर वसूली करते थे। इनकी मतलब कृषि व्यवस्था के बावजूद ये व्यापार के क्षेत्र में वस्तु
व्यापार के क्षेत्र में वस्त्र व्यापार पर बहुत ही ज्यादा उस समय विख्यात व्यापार थी, क्योंकि उस समय की प्रमुख व्यापार वस्त्र यानी कपड़ा उद्योग था, जिस पर 1/10 कर लगता था। और 1/10 कर लगने की वजह से कह सकते हैं कि मतलब ज्यादा तो नहीं विकास हो पाया, लेकिन हुआ। ये अब विदेशों से भी मतलब व्यापार करने लगे थे, ताकि जैसे कि वस्त्र यहाँ से जाते और उसके बदले वहाँ से मदिरा, अंगूर के शराब इत्यादि, ऐसे अंजीरी इत्यादि चीजें वहाँ से यहाँ व्यापार के लिए आती थी। और हम देखें तो व्यापार से ही इन्होंने अपने मतलब साम्राज्य का विकास तो किया ही, और अन्य क्षेत्रों में ये अपने धर्म का भी प्रचार किए, क्योंकि जब व्यापार करने जाते तो वहाँ अपना धर्म को मतलब धर्म शास्त्र को ले जाते और उसकी प्रचार भी वहाँ ये करते। यदि उस समय का बंदरगाह देखें, मतलब जो कि मौर्य वंश की बंदरगाह कौन सी थी, तो भड़ौच, जो कि इनकी प्रमुख बंदरगाह थी, जहाँ से लोग आते और जाते थे। इसी के साथ आज इतना ही, और कल हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि मौर्य वंश अपना विस्तार कहाँ कहाँ किए, और उसे हम मानचित्र पर पढ़ेंगे और किस प्रकार मतलब जो कि अशोक अपने धर्म का प्रचार कहाँ किए, किस प्रकार की, और सबसे अधिक मतलब उन्होंने क्या क्या। जो अशोक है उन्हें सम्राट की भी उपाधि मिली थी, जिसके कारण वो बहुत ही बड़ा मतलब वीडियो ना होता, इसलिए हम उनको एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे। और इसी के साथ आज इतना ही। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।